इंडिया न्यूज पोल स्टेट एग्जिट पोल पर हम कर रहे हैं चर्चा और हम तो फिर भी कंजर्वेटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सट्टा बाजार और कुछ और एग्जिट पोल्स तो इस फिगर को जो एनडीए के लिए जा रहा है उसको कुछ और आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ दिनेश जी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चर्चा में, और राघवेंद्र जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये दिखा दें एक बार फिर से कि हमारे पास जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। ये रहे आंकड़े। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 298 सीटें मिल रही है। यूपीए के खाते में 118 सीटें जा रही हैं, जबकि अन्य के पास भी 126 सीटें हैं। लेकिन ये 118 126 मिला दें तो भी वो 272 नहीं मिल रहा है, और उधर 298 कंफर्टेबली 272 से आगे जाकर बैठा हुआ। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी की कितनी है, ये एक सवाल है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 37, कांग्रेस की 2, बीएसपी को 15, एसपी को 25 और अदर्स के खाते में 1, बीजेपी को 37 सीटें इस एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक मिल रही। उत्तर प्रदेश में घाटे में बीजेपी, अब बिहार का रुख भी हम कर लेते हैं। 40 सीटें हैं बिहार की, जिसमें 15 बीजेपी के पास जा रही है। कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है, आरजेडी को 6 सीट मिल रही है, जेडीयू को 15 सीट मिल रही है, जबकि एलजेपी के खाते में भी 2 सीट जा रही है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल की भी बात कर लेते हैं। 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, बीजेपी को 14, कांग्रेस को 2, टीएमसी को 26, सीपीएम का खाता भी यहां पर नहीं खुल पा रहा है। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 21, कांग्रेस को 8, अदर्स मतलब सपा बसपा खासतौर से जो उनका फिगर होता है 1 या 2 में, वो यहां नजर नहीं आ रहा है। चलिए, तो ये बड़े बड़े सूबे जहां से बड़ी बड़ी सीटें मिलती हैं, और खासतौर से उत्तर प्रदेश आपने देख लिया, और ओवरऑल आंकड़ा आपने देख ही लिया। 298 का आंकड़ा, कंफर्टेबल आंकड़ा एनडीए के लिए दिखाई दे रहा है। एक क्विक राउंड करते हैं टिप्पणियों का और उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। मनीष, मेरा ये मानना है कि ये जो आंकड़े और जो जिसको एग्जिट पोल हम कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके आसपास ही सारे नतीजे होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन तब भी मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15% का एक रियायत, 10 से 15% ऊपर नीचे की। राघवेंद्र क्या कह रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना है कि आने वाले जो समय होगा, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में जो दिख रहा है, बीजेपी कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है एनडीए के साथ में मिलकर के, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा दिख रहा है, जैसा कि आप भी पहले बता रहे थे कि जो परसेंटेज ऑफ वोट था, हाँ। वो परसेंटेज ऑफ वोट के आधार पर कहीं गठबंधन को वहां पर लाभ मिल रहा है। लेकिन आने वाला जो 23 तारीख को रिजल्ट होगा, कहीं ना कहीं उसमें बदलाव मुझे लग रहा है। कुल 298 से ज्यादा दे रहे हैं आप? हाँ, 298 से ज्यादा होंगी। सुधीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए। सुधीर साहब, यहाँ किसी तरह की गुगली तो नहीं होने वाली? मतलब कई बार ये एग्जिट पोल्स का हाल क्या हुआ है वो भी हमने देखा है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के नतीजे, जो रियल नतीजे आएंगे, वो बहुत चौंकाएंगे। किस हिसाब से चौंकाने वाले? क्योंकि मेरा मानना है बहुत चौंकाने वाले नतीजे होंगे। मेरा मानना है, देखिए, मेरा मानना है कि अगर गठबंधन की नीतियां काम कर रही हैं, अगर उसमें वोट ट्रांसफर हो रहा है तो बीजेपी 20 से नीचे आएगी, और अगर नहीं काम कर रहा है तो बीजेपी 50-55 से ऊपर जाएगी। शुक्ला साहब, आपकी तजुर्बेदार निगाहें क्या देख रही हैं इसमें? देखिए, मुझे जो भी मनीष ने कहा वो समझ में आ रही है कि 10-15 ऊपर नीचे, 10-15% में कह सकता हूँ कि टोटल जो भी दिखाया जा रहा है उसमें 10-15 सीटें नहीं, 10-15% लगाए जाए। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों से संतुष्ट उत्तर प्रदेश से ही, जैसा अभी सुधीर ने कहा, उत्तर प्रदेश में या तो 50+ होगी बीजेपी या फिर 20 से नीचे जा रही है। अभी इतनी आसानी से हम सपा बसपा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि सपा बसपा जो है वो बहुत नीचे चली जाएगी। सपा बसपा का जो बूथ लेवल पर या गांव का आदमी है, वो बहुत से लोग मानते हैं कि भाई मोदी का करंट तो है, लेकिन फिर भी एक सपा बसपा गठबंधन काम कर रहा बड़ी तेजी से। राघवेंद्र जी, ये जो जातीय तिलिस्म रहा है अभी तक बिहार और उत्तर प्रदेश में खास तौर से, क्या ये टूटा है इस बार के चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में जातीय हमेशा मजबूत रही है, और ऐसा नहीं कि टूटा है इस बार। इस चीज को हम नहीं मान सकते हैं, इसलिए क्योंकि जो अभी महागठबंधन जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था और जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, ऐसे में जब आएगा 23 तारीख को आंकड़ा, तो समझ में आएगा कि वास्तव में कहीं कुछ इससे ज्यादा होगा। जैसा भी हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि 10-15% आगे होगी, 50 से भी ज्यादा हो सकती है, तो स्वाभाविक रूप से ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन कहते हैं कि कई बार बहुत अच्छे तैराक ही डूबा करते हैं, तो आंकड़ों का आकलन करने वाले जो बहुत पंडित होते हैं, कहीं इस बार उनके साथ कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला? मेरे को जो लग रहा है, जो मैं देख रहा हूँ इसमें, मेरे को लगता है मोदी फैक्टर काम कर रहा है।
तो इतनी सीटें आ रही हैं दो, सिर्फ यही एक फैक्टर काम कर रहा है? बिल्कुल यही एक फैक्टर काम कर रहा है। और क्या ये डिलीवरी की वजह से काम कर रहा है, गवर्नेंस की वजह से काम कर रहा है? राष्ट्रवाद की वजह से काम कर रहा है? दो चीजें मैं आपको, यानी बहुत अच्छा सवाल, क्या ये नेशनलिस्ट अप्रोच है लोगों की, नेशनलिज्म का मुद्दा है, ये बालाकोट काम कर गया, या ये डिलीवरी है, गवर्नेंस है? देखिए एक मुद्दा राष्ट्रवाद बिल्कुल है, उसने बहुत फायदा बीजेपी को पहुंचा है, बीजेपी को नहीं मोदी जी को पहुंचा है, बीजेपी नहीं है, नरेंद्र मोदी है पूरा चेहरा इस चुनाव प्रताप राव साहब। बिल्कुल जो ये ट्रेंड जो बता रहा है, वो ट्रेंड ये बता रहा है कि अल्टीमेटली बीजेपी की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। एक नहीं, ये ट्रेंड तो ये दिखा रहा है, लेकिन ये क्यों बन रही है? ये मोदी जी की वजह से बन रही है, देखिए उनके राष्ट्रीयता वाले एजेंडे की वजह से बन रही है, या ये गवर्नेंस की डिलीवरी की वजह से? नहीं, एक बात तो ये है ही कि मोदी जी की पर्सनल इमेज तो है ही, लेकिन सामने कोई दूसरा मोदी जी के बराबर का चेहरा भी नहीं है। नहीं, आप फिर इवेट कर गए सवाल। मोदी जी की इमेज क्यों? नहीं ठीक नहीं, मोदी जी की इमेज इसलिए भी है, काम बोल रहा है, राष्ट्रवाद यहाँ पर बोल रहा है। नहीं राष्ट्रवाद तो है ही। देखिए जिस तरह से इस बार पार्टी के संगठन के लोगों ने और दूसरा आरएसएस के लोगों ने जिस तरह से काम किया है, तो निश्चित तौर पे बताता है कि उनका जो राष्ट्रवाद का नारा है, जो आरएसएस के लोगों को बहुत अपील करता है, उन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है। क्योंकि जिस तरह से हम फील्ड में गए तो पता लगा कि बीजेपी के पॉलिटिकल वर्कर ने इतना काम नहीं किया जितना आरएसएस के वर्कर ने काम किया। तो ये साफ तौर पर बताता है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा। दूसरा राजस्थान की बात करें, राजस्थान में माना जा रहा था कि बराबर की टक्कर है, लेकिन पुलवामा के हमले के बाद जब राजस्थान में जो ट्रेंड तो क्या इसको बहुत खूबसूरती के साथ एनडीए ने शिफ्ट किया है डिस्कोर्स को? क्या पहले जो बात कही जा रही थी कि डिलीवरी, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, इस पर वोट डाले जाएंगे, क्या इसको बहुत बढ़िया तरीके से, क्या इसको धीरे से नेशनलिज्म की तरफ से बालाकोट के जरिए ले जाया गया है? आरएसएस का सर्वे ये कह रहा था, उनका इंटरनल सर्वे ये कह रहा था कि पुलवामा और बालाकोट के पहले 120 सीटें भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन नैरेटिव चेंज हुआ है, ये मानना पड़ेगा कि प्री पुलवामा और पोस्ट पुलवामा बहुत बड़ा चेंज था। ये मतलब पहले की गवर्नमेंट्स जो आई और ये जो गवर्नमेंट है, इसमें अगर कोई फर्क है तो वो पुलवामा बालाकोट वाला फर्क है। मतलब राष्ट्रवाद का मुद्दा उससे पहले तक आप विकास तक चल रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलवामा और बालाकोट हुआ, ये राष्ट्रवाद पर आए और उससे इनको बहुत बड़ा बूस्ट मिला। एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है, क्या कांग्रेस इस मामले में थोड़ा पीछे रह गई? पिछले चुनाव में हमने देखा बीजेपी मंदिर मंदिर घूम रही थी, इस बार कांग्रेस भी मंदिर मंदिर घूमने लग गई। अब इस बार बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आई है, तो क्या अब अगली बार कांग्रेस आएगी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर? शुभ्रत साहब से सवाल कर लेते हैं। देखिए, एक स्टेप पीछे चल रही है क्या कांग्रेस? कांग्रेस तो बहुत ही पीछे चल रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है, पहले कांग्रेस इस देश की पॉलिटिकल एजेंडा को तय करती थी। अब कांग्रेस अब रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। प्रोएक्टिव अगर कोई है तो वो मिस्टर मोदी हैं। और मेरा मानना है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यू मानता हूं कि ये चुनाव जो है, ये एक पैराडाइम शिफ्ट वाला चुनाव होगा। इसमें जो पुरानी तरह से बोलता था कि यहाँ पर ये इस जाति का वोट है, उस जाति का वोट है, इस बार ही शायद जातीय समीकरण को भेदता हुआ वोट पड़ेगा। पैराडाइम शिफ्ट वाला वोट है ये। राष्ट्रवाद लेकिन काम किया, राफेल काम नहीं किया क्या? के अलावा भी राष्ट्रवाद राफेल काम नहीं किया, अपनी जगह पे है। देखिए, राष्ट्रवाद अपनी जगह पे है, पर जो असली बात है कि जो उज्ज्वला प्रोग्राम और भी जो शौचालय इत्यादि इत्यादि जो हुए हैं, उसका हो सकता है ठीक तरह से इम्पैक्ट ना हुआ, वो पूरा पर हुआ है। और होने से रफाल ने काम नहीं किया क्या? और रफाल ने इसलिए नहीं काम किया क्योंकि देखिए, एक हमारे बंगला में एक कहावत कहते हैं कि भूतेर मुखे राम नाम, यानी कि क्योंकि भूत तो भगाने के लिए हम राम राम करते हैं, तो अगर भूत ही अगर राम राम बोलना शुरू कर दे तो उसको कोई मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो भूत की तो यहाँ पर भूत बोफर्स का भूत है। हर रैली में राफेल का मसला लेकर के आए, प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने चोर शब्द का इस्तेमाल किया, बाद में माफी मांगी। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, एक बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी का एक ट्वीट है। देखिए, अभी नतीजे आए नहीं है, एग्जिट पोल के नतीजे सिर्फ हम लोगों को दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया है
लो। नमो टीवी की उन्होंने यहाँ पर बात कर दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोदी की आर्मी है ये नमो टीवी, मोदी की आर्मी। ईवीएम के ऊपर उन्होंने अभी नतीजे आने के पहले यहाँ पर सवाल राहुल जी खड़े ने तो- किए। लेकिन इसके अलावा ड्रामा इन केदारनाथ, इस शब्द का इस्तेमाल किया है, सुनिए, ड्रामा इन राहुल जी को केदारनाथ। मैं नमन करता हूं क्योंकि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम बड़ा ऊंचा किया। जवाहरलाल नेहरू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं और उनके परिणाती को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि वो जब उसने कोई वर्ड बताया ना कि मोदी लाई, बोले कि ऐसा कोई शब्द है नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बयान देके कहा कि मोदी का जो वंशज है, नेहरू का वंशज, वो झूठ बोल रहा है। मोदी लाए जैसा कोई मोदी लाल वर्ड नहीं है। तो मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने पंडित दिनेश नेहरू जी- का, इंदिरा गांधी का बड़ा इज्जत दिनेश जी से दिया। मेरा सवाल है, क्या ये नतीजे आने के पहले हार मान ली गई है? इस ट्वीट से ये समझा जाए? देखिए, आज तक बीजेपी ने या इनके नेताओं ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली की है, परसों तरसों अमित शाह जी ने की थी, वो 300 से कम बात ही नहीं कर रहे हैं। और आज जो ट्रेंड शुरू हो रहे हैं, हर टीवी में देख रहा हूं 300 से ऊपर ही जा रहे हैं। अगर राहुल जी कह रहे हैं तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं राहुल जी? अगर जमीनी हकीकत देखें, सच्चाई बात यह है, जो 2014 में वादे किए मानते हैं थे, 2014 में जो वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। इतने बड़े लेवल पे ईवीएम टेम्परिंग की जा सकती है, और अगर ईवीएम टेम्परिंग की जा सकती है तो आप लोग चुनाव में ऐसा बढ़ चढ़कर हिस्सा, इतनी सारी रैलियां, 158 रैलियां कुछ देर पहले कांग्रेस की प्रवक्ता ने देखिए, अभी मध्य प्रदेश में जब ईवीएम का डेमो दिखाया गया, पता नहीं आपने देखा नहीं ये जो देखा, सरकारें बनी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां भी घपले हुए थे। ऐसा कुछ नहीं है। वहां जहां जहां पे कांग्रेस की बढ़त थी, जहां पे कांग्रेस बहुत मजबूत थी, वहां इन्होंने वहां भी टेम्परिंग की है, लेकिन वहां की जनता ने इनको बहुमत से जिताया। ये बताइए, क्या एग्जिट घपले के पोल का बाद भी आकलन जीत गए। करने वाले लोगों को ये पता चल गया है कि ईवीएम में टेम्परिंग होगी और इसलिए एग्जिट पोल के ये प्रोजेक्शंस हैं? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल वालों को, लेकिन मैं एग्जिट पोल से बिल्कुल भी 1% सहमत हूं। मैं राहुल गांधी 2014 तो सहमत है, उन्होंने तो ईवीएम को खराब बता दिया। 2004 में भी देखते थे, जब शाइनिंग इंडिया चल रही थी तो वाजपेयी जी को कहा जाता था कि वाजपेयी की फुल फ्लैश सरकार आएगी, नहीं आई। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार सटीक बैठ जाए। और जहां तक जमीनी हकीकत यह है कि बीजेपी या इन्होंने कोई जमीन पे काम किया हो तो जनता इनको वोट देगी ना। आप बताइए कौन सा काम किया? नहीं, उन्होंने डिस्कोर्स Exactly. बढ़िया सेट किया। मान लिया कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन शुक्ला साहब, उन्होंने डिस्कोर्स जो लोगों को अपील करता है, क्या उन्होंने राष्ट्रवाद, जिसका जिक्र अभी कर रही थी मेरी सहयोगी, क्या उन्होंने सही वक्त पर सही तरीके से इसको उठाया और उसका बिल्कुल असर पड़ा है? ये कहा जाए कि सत्तर स्ट्राइक या बालाकोट जी बालाकोट या इसका असर नहीं पड़ा, ये बात गलत है। असर पड़ा है क्योंकि 14 फरवरी को जो कांड हुआ था पुलवामा, उसके बाद बालाकोट 26 फरवरी का, इसका असर पड़ा। हम अगर वाजपेयी सरकार की बात करें तो वाजपेयी सरकार 98 में जब बनी थी और उसके बाद कारगिल वार हुआ है, उसका फायदा वाजपेयी को इसी बिना पे मिल गया था। इन्होंने कारगिल में एक तरह से बड़ी बहादुरी दिखाई, कुछ तो किया, जीते। तो ये इसका राष्ट्रवाद ये मुद्दा जो बीजेपी ईवीएम को लेकर आप बात कह रही हैं, ये सिर्फ कांग्रेस को क्योंकि नहीं, ये ईवीएम सुप्रीम को कोर्ट ने लेकर भी के मान लिया ममता है कि बनर्जी आप- ने भी अभी एक ट्वीट किया है, दिनेश जी, मैं वो भी आपको बताऊं कि आई डोंट ट्रस्ट एग्जिट पोल गॉसिप। सबसे पहले तो एग्जिट पोल गॉसिप है उनके हिसाब से। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया है। तमाम विरोधी जो दल है, विपक्ष है, उसको ये भी उन्होंने कहा है कि एक साथ रहे। आई अपील टू ऑल ऑपोजिशन पार्टीज टू बी यूनाइटेड, स्ट्रांग एंड बोल्ड। ये तो मनोबल बढ़ाने के लिए किया रहा है क्योंकि अभी 5 दिन बाकी है। लेकिन 5 दिन ईवीएम में के ऊपर सवाल भी तो खड़े कर ईवीएम दिए। पे सवाल वो लोग उठाएंगे क्योंकि ईवीएम, हालांकि ईवीएम को टेम्पर्ड करने का मतलब पूरी सरकारी, नहीं, लेकिन ये जो बात आप कह रही है ना, इसमें एक और बात छिपी हुई है, और शायद राघवेंद्र इस बारे में टिप्पणी करना चाहेंगे। राघवेंद्र, ऑल सड एंड डन किसकी सरकार बन रही है वो तो देख लेंगे हम, लेकिन विपक्ष इस बार पहले से 2014 के मुकाबले मजबूत बनकर उभर रहा है। क्या ये भी एक सिनेरियो है? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपका बिल्कुल कहना है कि विपक्ष कहीं ना कहीं जो है अपनी बढ़त बनाया है और जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहा है। लेकिन ईवीएम का, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि ईवीएम के बारे में राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा है, ये ईवीएम का रोना, देखिए क्या होता है कि जब भी चुनाव होता है उसके आखिरी में ईवीएम का रोना यही दिखाई देता है। लेकिन मेरा एक चीज कहना है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां पर ईवीएम का रोना, जहां पर अन्य विपक्ष की पार्टियां जीतती हैं, जैसे कांग्रेस अभी 3 राज्यों में सरकार बनाई है, वहां भी तो ईवीएम से चुनाव हुए थे। अमन सिन्हा, राजेश शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनका रुख कर लें। फिगर्स के बारे में एक बार फिर से हम अपने साथ अभी जुड़े हुए मेहमानों को बता दें। 298 मैक्सिमम है, जो तीन एग्जिट पोल्स पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें 298 मैक्सिमम है और लीस्ट है 242 जो एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मेहमानों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चलिए, तो मेहमानों की प्रतिक्रिया भी हम शुक्ला साहब, ले लेते पहले हैं। आपसे। जी,
ये पंजाब में जो फिगर्स कहीं पे ऐसा लगता है कि ये जो एनडीए के लिए जो लहर है ये वहां पे आके रुकती हुई दिखाई दे रही है। इसकी वजह क्या मानी जाए? वहां पर असर क्यों नहीं पहुंच रहा है मोदी जी के प्रताप और प्रभाव का? और ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है आपको ये आंकड़ा? देखिए पंजाब हो या जम्मू कश्मीर हो या ये इलाका जो हो, ये बॉर्डर स्टेट्स हैं। ये वास्तविकता से वाकिफ है कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है और पाकिस्तान के साथ में रिलेशनशिप खराब होने से हमारी क्या स्थिति होती है। ये वो राज्य हैं जो उन गोलियों को सीधे सहते हैं। वो जानते हैं कि हाँ उससे हमें क्या नुकसान होता है, क्या स्थितियां आती हैं। इसलिए इन स्टेट्स में इनका कोई बहुत बड़ा असर कभी नहीं हुआ है। और यहां पर जो वोट होता है यहाँ के इश्यूज को लेकर के होता है, जो बॉर्डर के सब्जेक्ट को लेकर के गवर्नमेंट जितना पीसफुली काम करती है उसके लिए होता है, क्योंकि इन बॉर्डर्स के। अमन सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन सिन्हा साहब, क्या बॉर्डर एरिया में लोग तपिश झेल रहे हैं? वो जानते हैं कि इस क्लैश का कोई मतलब नहीं है, वो इस दंश को झेल रहे हैं। वो जानते हैं कि इस दिखावे के बीच असल में पिसते तो बेचारे वो हैं, और इसलिए पंजाब में वो असर नहीं दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल्स में। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। और देखिए, चुनाव परिणामों को अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, क्या राष्ट्र की सुरक्षा किसी देश के लिए गंभीर मुद्दा नहीं है? अगर 48 साल में पहली बार पाकिस्तान आतंकवादी हमले करते रहता था, अगर भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की यह नीति बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि अगर कोई भी ऐसी हिमाकत करेगा तो जहां पे छिपे होंगे वहीं पे उनके घर में घुस के उनको मारेंगे, निस्तानाबूद करेंगे, तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाला काम नहीं हुआ? मैं इसके डिटेल में नहीं पढ़ना चाह रहा। देखिए, चुनाव का कैंपेन ओवर हो गया है। मैं कैंपेन मोड की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे मित्र अभी कुछ बोल रहे थे, वो लगता है कि कैंपेन खत्म होने के बाद ये लोग कैंपेन मोड में आ रहे हैं। पर अभय दुबे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे साहब कांग्रेस से, ये क्या कैंपेन मोड में आप लोग आ गए? कई सारी चीजें अभय दुबे साहब देखने को मिल रही हैं। एक तो ये कि ईवीएम को अभी से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाना शुरू हो गया है, ट्वीट्स में नजर आ रहा है। भाई, मुझे अपनी बात को कंप्लीट तो करने दीजिए दिनेश जी। अच्छा, आपकी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई क्या? अभय दुबे जी का रिमार्क लेके आपके पास दोबारा आ सकता हूं? आपकी आज्ञा से प्लीज आता हूं आपके पास। अभय दुबे साहब, अभी तो मैं एग्जिट पोल पे ही नहीं आया श्रीमान जी। एक तो भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल है उसे सिर्फ ये आश्वस्ति अपने दलों को देना चाहती है कि टूट ना हो। मैं जानता हूं जो एग्जिट पोल के कुछ टेलीविजन ने तो बहुत बिल्कुल मार्जिन पर लाकर छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 23 तारीख को जो सबसे पहले 3 दल छोड़ने वाले हैं उसमें एक है नीतीश कुमार का जेडीयू, दूसरा शिवसेना, तीसरा रामविलास पासवान। क्योंकि ये अपने खुद के बल पर, मेरा तो मूल्यांकन यह है कि 160, 50, 60 के लगभग बीजेपी खुद के अपने दम पर सीटें जीतने वाली है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईवीएम, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी जो टैली बताई जा रही है, नहीं किसी भी सूरत में देखिए ईवीएम प्लेयर तो नहीं मानेंगे ना। हम चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे तो भी ईवीएम पर हमारा स्टैंड वही रहेगा। इसका समाधान हो जाता अगर बीजेपी कंसेंट दे देती कि वीवीपैट, नहीं तो ऐसे में तो आपको सरकार बनाने से मना कर दिया। अमन साहब का कुछ कहना चाह रहे हैं वो? हाँ जी अमन साहब कहिए। दिनेश जी, देखिए, बड़ी ही दयनीय स्थिति है हमारे कांग्रेस की मित्र की। कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हैं बद से बदतर पे जा रही है, पर वो अपनी चिंता करने की बजाय बीजेपी की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी का मूल्यांकन भी कर दिया। अरे कुछ अपना भी तो मूल्यांकन कर लीजिए पहले। आप बीजेपी की चिंता बीजेपी पे छोड़ दीजिए, और हम जनता से सीधा जो है, हम जनता से सीधा मत लेके आ रहे हैं, आपकी कृपा पे नहीं आते हैं। और दिनेश जी, मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी चुनाव के जो भी एग्जिट पोल आए हैं, ये सब स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने वाली है। हालांकि मेरा ये असेसमेंट जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को खुद अपने बलबूते पे स्पष्ट बहुमत ही नहीं मिलेगा,
300 का आंकड़ा भी हम लोग पार करेंगे और तब भी हम लोग एनडीए के साथ ही सरकार बनाएंगे। पर दयनीय स्थिति में जो कांग्रेस जा रही है वो अपनी चिंता छोड़ के बीजेपी की चिंता कर रही है। तो ये कांग्रेस की जो बैंकरप्सी है, जो दिवालियापन है, उसको लेकिन एक बात अमन सिन्हा साहब, ये माना भी जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी पार कर रही है, तो भी कांग्रेस मुक्त भारत की आप बात करते थे। कांग्रेस की टैली तो पहले से इंप्रूव करेगी, ऐसे इंडिकेशंस हैं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस मुक्त भारत जो कांग्रेसी मानसिकता है, जैसा हमारे मित्र अभी दिखा रहे हैं, वो उसकी बात है, वो हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया। और कांग्रेस पार्टी अगर 44 से 45 पे आके इतना हर्षित हो रही है तो अच्छी बात है। अभी तो कांग्रेस के किसी मित्र ने अपना आकलन नहीं किया, बस कह रहे हैं कि साहब बीजेपी की इतनी सीटें नहीं आएंगी। इसी तरह का नेगेटिव कैंपेन जो है कांग्रेस पार्टी चलाती रही और कहती रही कि येन केन प्रकारेण मोदी जी को हटाइए, और जनता ने जवाब दे दिया। हमारा जो पॉजिटिव एफर्मेटिव एजेंडा था, जो जनता के विकास के लिए, आपका 5 साल में क्या पॉजिटिव कैंपेन भारत के लिए था, उसको जनता ने साकार करने का काम किया है, अपना जन आशीर्वाद दिया है। और देखिए श्रीमान जी, ऐसा है कि हम लोगों ने 5 साल में क्या किया, पॉजिटिव कैंपेन का एक ठीक है, आप पॉजिटिव कैंपेन की भी बात करेंगे और दोबारा रुख करेंगे। आप तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रोकना चाहूंगी आप लोगों को। बड़ी खबर इस वक्त एक आ रही है, उससे दर्शकों को रूबरू हम करा देते हैं। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर एग्जिट पोल से जुड़ी हुई। एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसके खाते में कितनी सीटें हैं देखिए, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं लेफ्ट साइड में। इंडिया न्यूज पोल स्ट्रेट एग्जिट पोल का अनुमान, एनडीए को 287 सीटें मिलने का अनुमान है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एग्जिट पोल में यूपीए को 128 सीटें मिल रही हैं, अन्य दलों के खाते में 127 सीटें यहां पर जा रही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 287 सीटें हम दिखा रहे हैं। ये भी शालिनी हम बता दें कि ये सी वोटर की तरफ से जो हमको एग्जिट पोल्स का प्रोजेक्शन मिला है, उसमें एनडीए 287 है। अगर पोल स्ट्रेट और इंडिया न्यूज की आप बात करेंगे तो वहां ये एनडीए के लिए टैली उससे ज्यादा है। और ये सी वोटर के हिसाब से एग्जिट पोल के प्रोजेक्शन 287, 128 और 127, 287, 128 और 127। इसी नोट पर यहां लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इंडिया न्यूज पोल स्टेट, इसके अलावा सी वोटर और नेता एप्लीकेशन भी, इस सब पर हम कर रहे हैं चर्चा। और कमोबेश जो चीज दिखाई दे रही है, एक को अगर छोड़ दें, नेता एप्लीकेशन को अगर आप छोड़ दें, जो कि 242 दे रहा है, जो कि 272 से हाफ वे मार्क से कम है, इसके अलावा सब में हाफ वे मार्क से कंफर्टेबली आगे बढ़ता हुआ एनडीए का कुनबा। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी इन एग्जिट पोल्स को देखने के बाद ये ट्वीट करते हैं कि ये ईवीएम जो है वो कहीं ना कहीं टैंपर की गई है, साथ में ये भी कहते हैं कि ये एग्जिट पोल्स पर हमारा भरोसा नहीं है, ममता बनर्जी कहती हैं कि एग्जिट पोल तो जो है एक तरह का परिहास है, ये दोनों बातें एक साथ क्यों हो रही हैं? ईवीएम पे ठीकरा भी फूट रहा है और साथ में एग्जिट पोल को गलत भी बताया जा रहा है। ये दोनों बातें इंडिकेट क्या करती हैं शुक्ला साहब? और वो भी ईवीएम पे ठीकरा जो फोड़ा जा रहा है, वो तो एक तरह से कहना चाहिए कि हम अगर बचना चाहते हैं। नहीं, अगर आप ईवीएम को ये बता रहे हो कि ईवीएम जिम्मेदार है, प्लस एग्जिट पोल के प्रोजेक्शन को भी गलत बता रहे हो, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। वही मैं आ रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपकी निराशा को बता रहे हैं कि आप एग्जिट पोल को भी गलत बता रहे हो, आप कह रहे हो कि ईवीएम टेम्पर्ड हुई है। दोनों चीजें कैसे, ईवीएम टेम्पर्ड? लेकिन इस समय अगर यूपीए को थोड़ा सा कोई राहत देने वाला फिगर है तो वो शायद ये हो सकता है। नेता एप्लीकेशन के आंकड़े क्या कहते हैं वो हम अपने दर्शकों को एक बार दिखा दें, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये रहे नेता एप्लीकेशन के मुताबिक प्रोजेक्शंस एग्जिट पोल के। एनडीए 242, यूपीए 164, अदर्स 136, 242, 164, 136। यहां जरूर एनडीए पीछे दिखाई दे रहा है और जाहिर है अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी का फिगर और श्रिंक्ड होगा। मनीष, ये क्या है? देखिए दिनेश, हम बात ईवीएम पे कर रहे थे और इन आंकड़ों पे मैं आऊंगा। इससे पहले कि ईवीएम पे कह दूं, चंद्रबाबू नायडू पहले से ही इस बात को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अपनी गुहार लगाए, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता या कोई भी राजनीतिक दल अब ईवीएम पे उंगली उठाए और उसके बाद न्याय की गुहार करे तो वो अपने आप में बेईमानी होगा। और उसका कोई प्रमाण और सबूत तो किसी को नहीं मिला। जो
अब के गवर्नर हैं, अब के राज्यपाल हैं तमिलनाडु के, बनवारी लाल पुरोहित, जब वो सांसद थे नागपुर से, उन्होंने इसको लेकर बाकायदा तब के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीटें आपकी स्क्रीन पर होंगी, लेकिन हम यहां चर्चा जारी रखेंगे। ये नेता एप्लीकेशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीटें आप यहां पर देख रहे होंगे। लेकिन सर, एक वोटर की हैसियत से ये 5% वीवीपैट की पर्ची का मिलान, क्या इससे मतलब काफी हद तक ये स्थिति हो जाती है कि सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, या उसके बाद भी ये ठीकरा फोड़ना ये केवल अपनी कमजोरी को छिपाने जैसा है? ये देखो, ये पहले से एक राजनीति चल रही थी। अगर आपने देखा हो, लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से विपक्ष की तरफ से कई बार मीटिंग भी हुई इसको लेकर, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई नहीं हुई तो अब देखो ये पहले से तो ये 242 वाला जो फिगर है सर, ये क्यों आ रहा है? किन बड़े सूबों से कैसी सीटें मिल रही हैं नेता एप्लीकेशन के मुताबिक? वो जरा देख लें, वो हमारी प्रोडक्शन टीम कह रही है कि ऑडियंस को एक बार बता देना चाहिए। आइए एक बार फिर से देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीटें, 80 सीटों के लिए प्रोजेक्शन क्या है। बीजेपी को यहां पर 33 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को यहां पर 4 सीटें सिर्फ मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। 5 सीटें उत्तराखंड की, 4 बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में। तो अब हम आपको नेता ऐप और न्यूज़ का एग्जिट पोल इस वक्त दिखा रहे हैं। बिहार की 40 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 9 सीट, कांग्रेस को 5 सीट, आरजेडी को 11, जेडीयू को 9, अन्य के खाते में 6 सीट यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और चलिए अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। 7 सीट दिल्ली की, 5 बीजेपी के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल के जरिए। अब पंजाब की भी बात कर लेते हैं। 13 सीट है पंजाब में, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस के खाते में 8 सीट जा रही है, शिरोमणि अकाली दल को 3 सीट मिल रही है, आम आदमी पार्टी को भी यहां पर 1 सीट का मुनाफा हो रहा है। और चलिए अब राजस्थान का रुख कर लेते हैं। 25 सीटें राजस्थान की, 17 बीजेपी के खाते में और कांग्रेस को यहां पर 8 सीट मिल रही है। राजस्थान की जो सीटें हैं उनमें से भारतीय जनता पार्टी को 17 मिल रही हैं, 25 में से कांग्रेस को 8 मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को 17, 25 में से कांग्रेस को 8 और अदर्स को 0। अब सवाल यह है कि हमने जो 2 जगहें देखी, दिल्ली और पंजाब, आम आदमी पार्टी का फिनोमिनन क्या हवा में गया? निमेश, बिल्कुल गया। आप देख रहे हैं असल में यहाँ तो क्या ये क्रेडिबिलिटी इरोजन है? बिल्कुल, मतलब एक बहुत भरोसे के साथ आए थे वो लोग, और जो हम देख रहे हैं अभी एग्जिट पोल, उससे तो साफ साफ ये लगता है कि ये बिल्कुल मामला साफ है। तो और एक ही सर्वे में आप बता रहे हैं बस, बाकी जो हम एग्जिट पोल सर्वे देख रहे हैं उसमें एग्जिट पोल में सब में ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी को, ये आम आदमी पार्टी अचानक इतनी इरेलेवेंट कैसे हो गई? मतलब एक ऐसी पार्टी जिसने ऐसी धमक के साथ शुरुआत की, वो अचानक इतनी अप्रासंगिक कैसे हो गई? तिवारी जी देखिए, खुबाब, बुलबुला, ये एक बुलबुला था जो अब बर्स्ट हो गया। अनुमान है मतलब दिल्ली के लोगों ने इस बात को सब्सक्राइब नहीं किया कि पूर्ण राज्य बनने से दिल्ली के लोगों का कुछ भला होने वाला है। अगर वो 7 के 7 सीट जीत जाते तो वो दिल्ली में पूर्ण राज्य कैसे बना देते? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए नहीं, वो तो लोग कह रहे थे कि जिस तरह से मंदिर मुद्दा है एक पार्टी के लिए, उसी तरीके से एक मुद्दा वो अपने लिए रखना चाह रहे थे, लेकिन वो डिस्कोर्स बना नहीं। जो भी है, जो रेडियो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे केजरीवाल साहब कि दिल्ली के लोगों के पास आधा वोट है। हाँ। अरे भाई, पॉलिटिक्स कर रहे हो तो यार ठीक नहीं, तो वो जो नीली वैगनार, चप्पल, बाहर निकली हुई शर्ट और जी कहकर बोलने का अंदाज, क्या तिवारी जी उससे दिल भर गया लोगों का? दिल्ली के मतदाता के पास आधा वोट कैसे? एक चीज तय मानिए कि आप यदि इतिहास उठा करके देखेंगे, जो जितनी तेजी से चढ़ता है उतनी ही तेजी से डाउन होता है। इन्होंने जो राजनीति की अपनी अलग शैली अपनाई थी, उसमें खुद ही ये फंसे हैं। और दूसरी चीज, हमें अरविंद केजरीवाल के पंजाब में उस बयान को लेकर के बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई भी नेता, पार्टी का मुखिया, ये कैसे बयान दे सकता है बीच चुनाव में कि दिल्ली में मुस्लिम जो है हमारे ट्रांसफर नहीं हुए, कांग्रेस को ट्रांसफर हो गई। यदि आपको नुकसान हो भी गया था तो पंजाब का चुनाव अभी संपन्न नहीं हुआ था। आपने कार्यकर्ताओं का क्या मैसेज दिया? मतलब कोई नेता साहबगोई से कुछ कह रहा है तो वो भी मंजूर नहीं है आप? नहीं, राजनीति में हमें मंजूर होने की बात नहीं है, राजनीति में चलता ही नहीं है फार्मूला, सब कोई फार्मूला नहीं चलता है। और दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि उनको ये पता चल गया था कि पंजाब से भी आप साफ हो रहे हैं। लेकिन ये बात कुमार विश्वास को कैसे पता चल गई? उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली में अंडाकरण होने वाला है आम आदमी पार्टी की तरफ। बिल्कुल देख ही रहे थे कि लंबे समय से जो अरविंद केजरीवाल एक विश्वसनीयता के साथ आए थे, वो लगातार खत्म होती जा रही थी।
उनका जो मेजर वोट बैंक था वही उनसे धीरे धीरे अलग होता जा रहा था। उनके सारे साथी छोड़ गए और लगातार वो जिस तरह से फेल हुए और एक मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, एक आंदोलनकारी के तौर पे उन्होंने। तो क्या अन्ना हजारे प्रसन्न हो रहे होंगे प्रोजेक्शंस देख के? बिल्कुल हो रहे होंगे, क्योंकि अन्ना हजारे उस दिन बड़े दुखी हुए थे जब उन्होंने कहा था कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए, कांग्रेस से गठबंधन होना चाहिए। बाद में उनके एक नेता कहने लगे देखिए कांग्रेस को चिंता नहीं, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो मैंने कहा यार तुम सर, दक्षिण के राज्यों का एग्जिट पोल हमें दिखाने के लिए अभी कहा जा रहा है। दक्षिण के राज्यों का खासतौर से इसलिए क्योंकि दक्षिण के राज्यों में वहां साउथ इंडियन जो सेंटिमेंट्स हैं, जो सेंसिटिविटी है वो बहुत मायने रखती है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहां कितने फुटप्रिंट बना पाई। चलिए तो तमिलनाडु से शुरुआत कर लेते हैं। 39 सीटें तमिलनाडु में बीजेपी के खाते में 1 जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस के खाते में 3 जाती हुई दिखाई दे रही है। एआईए डीएमके के पास 8 सीट आ सकती है, डीएमके के पास 16, जबकि आने के खाते में 11 सीट आ सकती हैं। और चलिए बात तेलंगाना की भी कर लेते हैं। 17 सीटें यहां पर है, बीजेपी 0, कांग्रेस 1, टीआरएस 15, एआईएमआईएम 1 सीट, जबकि आने के खाते में 0 यहां पर आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये है तेलंगाना की स्थिति। अब तेलंगाना के बाद हम बात करने वाले हैं केरल की, कर्नाटक उसके पहले देख लेते हैं। कर्नाटक की 28 सीटें हैं, बीजेपी को 15 मिल रही हैं, कांग्रेस को 10 मिल रही हैं, जेडीएस को 2 सीट मिल रही है, जबकि आने के खाते में 1 सीट है यहां पर। केरल 20 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1, कांग्रेस को 10, सीपीएम को 4, अदर्स को 5। कहा यह जा रहा है कि वायनाड से लड़ने का फायदा क्या राहुल गांधी का इन्फ्लुएंस कुछ दूसरी सीटों पर भी दिखाई दिया, और वो है ये टैली जो यहां नजर आ रही है। निमिष, ये भारतीय जनता पार्टी का साउथ में क्या प्रसार, वहां पे फुटप्रिंट्स स्लोली लेकिन श्योरली आप आने वाले दिनों में बढ़ता देख रहे हैं, या साउथ इंडिया इनके लिए कर्नाटक के अलावा एक चुनौती है? नहीं, ये आरएसएस का, ये जो हम केरल देख रहे हैं ये आरएसएस की प्रयोगशाला है। आरएसएस ने 2 जगह अपनी प्रयोगशाला खोलकर रखी है आजकल, एक तो वेस्ट बंगाल में और केरल में। वो दोनों जगह चाहते थे कि उनको वहां पर अपनी चीजें, और आरएसएस बहुत लंबे समय से नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा था। मैं आपको एक आरएसएस के अंदरूनी बात यह है कि जो भी आरएसएस में नया प्रचारक होता था तो उसको सबसे पहले दायित्व दिया जाता था, वो या तो केरल मिलता था या वेस्ट बंगाल या उसके बाद, मतलब नॉर्थ ईस्ट। ये हमेशा होता है। इनके जितने भी प्रमुख हैं उन्होंने कभी न कभी इन इलाकों में काम किया है। तो ये आरएसएस है, पूरी तरह से आरएसएस है, जिसको जो चाह रहा था। नहीं, मतलब आप ये मान रहे हैं कि आरएसएस के इस लेबोरेटरी की वजह से और इनफर्ट्स की वजह से वेस्ट बंगाल में और केरला में भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में विस्तार में ही दिखाई देगी क्या? अमन सिन्हा साहब, आप भी इससे सहमत हैं क्या? आप बाय करते हैं इस दलील को? देखिए दिनेश जी, लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का व्यापक स्वरूप नहीं है, ये क्रिटिसिज्म होता था हम लोगों के अगेंस्ट। पर आप देखें, अगर पिछले 5 वर्षों में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने भी एक गोल लिया था, एक अपना पैमाना बनाया था कि इन जगहों पे भी पार्टी का संगठन और पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ानी है, और उसमें वो सफल हुए हैं। और आप देखें नॉर्थ ईस्ट में आज कांग्रेस का सफाया हो गया है और सभी प्रदेशों में एनईडीए की जो है सरकारें हैं। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो आप सबके सामने है। ममता बनर्जी को अब मतलब इतना भी जन समर्थन नहीं बच गया कि वो एक चुनाव जो है फेयर तरीके से लड़ सके। उन्हें हिंसा का जो है सहारा लेना पड़ता है और कई अटैक करने पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, और कमोवेश वही स्थिति केरल में बनती हुई दिख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसको हिंदी हार्टलैंड की पार्टी कह के क्रिटिसाइज किया जाता था, आज पूरे देश में उसका जो व्यापक स्वरूप है और हर प्रदेश में भारत के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी की अपनी धमक है, अपनी स्ट्रेंथ है। और कांग्रेस पार्टी भी जब वो अपने हेडेज में अपनी पीक पे भी कांग्रेस पार्टी उस स्ट्रेंथ में नहीं थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में। अभय दुबे साहब, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं? ये तो सही, इनसे विद्वान वकील हैं। हाँ, इनसे पूछिए तो सही, विद्वान वकील हैं। आखिर किन विषयों को लेकर गए केरला और वेस्ट बंगाल? इन्होंने लोकल बॉडी के इलेक्शन तक में अपने मैनिफेस्टो में बांग्लादेश की हिंसा का चित्र रखा, सिर्फ और सिर्फ कम्युनल पोलराइजेशन।
जिस भी नए राज्य में जाते हैं वहां ऐसी की संभावना। तो ये आप मानते हैं कि दे आर बेटर स्ट्रेटेजिस्ट? क्योंकि इनके पास कुछ नहीं अभय दुबे साहब वो बढ़िया रणनीतिकार हैं आपके मुकाबले, और जो जीतता है वही सिकंदर होता है, और इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं हमारे मित्र। पूरे विश्व की राजनीति को पढ़ लीजिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का स्पान सबसे कम होता है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी को इतना अवसर नहीं मिलता। आज भी मैं आश्वस्त हूं, 23 तारीख क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं? जनता पार्टी सरकार नहीं, कम्युनलिज्म में तो आप लोग इंडल्ज करते हैं और आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं। एक बताइए ना, किसने कहा बंगाल कि देश के रिसोर्सेज पे सबसे पहला अधिकार जो है वो माइनॉरिटीज का होगा? किसने कहा? रंगी तलवारें प्रधानमंत्री ने कहा किस पार्टी के? वो क्या किस पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा दंगे हुए? सवाल एक और है आपसे, जो 20 सबसे सवाल एक और है, हमने देखा वायनाड से राहुल गांधी के उतरने का फायदा कांग्रेस को वहां पर मिल रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के क्या पूर्वांचल में जाने का तो फायदा उत्तर प्रदेश में दिखाई दे नहीं रहा है। राहुल गांधी का जादू वायनाड से दिखाई दे गया, केरल में हमने देखा कि सीटें मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश क्यों खाली रह गया? प्रियंका गांधी का वहां पर जादू नहीं चला क्या? बड़ा चुनाव हो रहा है और उसका मैंडेट स्वीकार करने को, जनादेश स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 23 तारीख को देखिएगा, और ये वही पार्टी है जिसने देश पे आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी, और ये लोग चले हैं डेमोक्रेसी बचाने और सबको कसीदा पढ़ के सुनाएंगे। गोरखपुर का बाई इलेक्शन सर, डबल डिजिट आप कितना दे रहे हैं? डबल डिजिट तो 10-11 से शुरू हो जाती है, कांग्रेस को आप कितनी सीटें दे रहे हैं? हाँ, मैं तो आप देखिए, आप तय कर लीजिए, आपको ईवीएम का रोना है या आपको ये कहना है कि आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं? आप पहले ये तय करके आइए, उसके बाद बात करिएगा। ये कंपनसेट उसको नहीं। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को बता दें कि आरएसएस मुख्यालय नागपुर में कल बड़े पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नागपुर आरएसएस की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बैठक, इसके मायने क्या है मनीष? नागपुर पहुंचकर संघ की जो कार्यकारिणी होती है उनके साथ बैठक करेंगे और सारे सिनेरियो पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने का मतलब ये होता है कि वहां से वो बौद्धिक लेकर संघ प्रमुख होंगे, भैया जी होंगे और जो कृष्ण गोपाल, ये सारे जो बड़े नाम हैं, इनसे बौद्धिक लेकर दिल्ली आएंगे और फिर आगे शतरंज पे कैसे मोहरे बिछाई जाए उससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आंकड़े एग्जिट पोल के आ रहे हैं, तमाम आंकड़े जो एग्जिट पोल के जो जानकारी हम तक आ रही है उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि कल मिठाई का डब्बा लेकर ही नागपुर जाएंगे। तो ये मिठाई के डब्बे के साथ साथ वो एक फहरिस्त भी दी जाएगी क्या कि इसको कौन से डिपार्टमेंट के साथ किसको किसको कहाँ, या अभी उसमें देर है? नहीं, मेरे ख्याल से उसमें देर है, क्योंकि बाद में फिर आप ये देखिए कि संघ के नेता बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते जैसा कि कहा जाता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर होता है कि वो इशारों में कह देते हैं अगर आप इन पर विचार करेंगे तो बेहतर वो एजेंडा विषय रखा जाता है तो वहां संघ में बैठक होती है और बैठक के बाद विषय रखा जाता है। तो जो संघ का एजेंडा है वो जरूर इस बार, पिछली बार इन 5 साल में प्रेशर नहीं बनाया, लेकिन अगले 5 साल में ये प्रेशर रहेगा। गौ रक्षा का प्रेशर रहेगा, राम मंदिर का प्रेशर रहेगा, ये कॉमन सिविल कोड का प्रेशर रहेगा, ये विषय रखे जाएंगे सामने। तो ये तो मुश्किल हो जाएगी, मतलब जिन चीजों से एक तरीके से, जिन लैंडमाइन से अभी तक बचती हुई भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बच पाएंगे। ये इस 5 साल के बाद अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, ऐसी संभावना नहीं। देखिए, संघ इनकी मातृ संस्था लेकिन निमिष एक एजेंडा तय है कि मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण 24 के पहले तय है। ये तो करना होगा, नहीं तो ये छलावा होगा। इसके ऊपर अभय दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये छलावा होगा। अभय दुबे जी इसके ऊपर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी टिप्पणी भी ले लेते हैं। बताएं अभय दुबे जी। संकेत दे रहा है कि मोदी सरकार नहीं आ रही, इसलिए कोई वैकल्पिक नेतृत्व को हो सकता है कि वो आंतरिक रूप से उस पर चर्चा करें और उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करें। बड़ा तथ्य तो यही दिखाई देता है मुझे। बात जो आप ईवीएम की एक कर रहे थे, मैं 10 से सर, आपने भी वैकल्पिक नेतृत्व के ऊपर विचार करना शुरू किया क्या? 35 हमने तो तय कर रखा है। देखिए,
प्रतिपक्ष के साथ ये इस बात का कोई संशय नहीं है। देश ने देखा है प्रचंड बहुमत की मनमानियों की सरकार थी, इन्होंने इसलिए नेतृत्व करने के लिए 14 करोड़ किसान परिवार रोहित मुरेठा हमारे सहयोगी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस तो आ रही है ना 3 डिजिट्स में, इसलिए कांग्रेस को वैकल्पिक नेतृत्व तय करने की जरूरत है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्टी की उन्होंने बागडोर संभाली है और देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पे है, अपनी पीक पे है और दिन प्रतिदिन लोगों के आशीर्वाद से और दुबे साहब की बगल वाली खिड़की में जो नजर आ रहे हैं राजेश, उनके सूबे से जरूर कांग्रेस के लिए मुस्कुराने की कुछ वजह हैं। अजय शुक्ला साहब के पास हम चल सकते हैं। अजय शुक्ला साहब, एक मुद्दा तो आपने बताया कि यहां पर, क्योंकि पंजाब ने खुद देखा है कि भारत पाकिस्तान मसलों से असल में लोगों को वहां बॉर्डरिंग एरियाज में रहने वाले लोगों को खासतौर से क्या हासिल होता है, लेकिन इन चुनावों में बेअदबी गुरु ग्रंथ साहब की वो भी एक बड़ा मुद्दा, सैक्रिलेज एक बड़ा मुद्दा था क्या? निश्चित रूप से यह एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से 84 के दंगे को लेकर के नरेंद्र मोदी ने उसको प्रवोक करने की कोशिश की, उसका असर पंजाब पर नहीं पड़ा। यह इसीलिए है क्योंकि पंजाब के लोगों को यह समझ में आ चुका है कि 84 कह के जो ये ड्रामा किया जाता है, उस ड्रामे के कारण जो है उनके असली मुद्दे दबा दिए जाते हैं। लेकिन एक बात अजय साहब और बताइए हमको, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने नरेंद्र मोदी जी के लिए, अभी हाल में वो हमलावर दिखे कैंपेन्स में, लेकिन उन्होंने बड़ा कोऑपरेटिव पीएम बताया था उनको। इसके पीछे वजह आप क्या मानते हैं? इज देयर अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल नरेंद्र मोदी से निजी तौर पे भी उनके अच्छे संबंध हैं। जब नरेंद्र मोदी यहां पर हुआ करते थे चंडीगढ़, और उस दौरान कई बार वो कैप्टन साहब के यहां जाया करते थे और उस समय से थे। और एक चीज बताएं, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म ना करे पंजाब में, इसको लेकर के माना जाता है कि नरेंद्र मोदी ने चर्चा करी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह से कि आप जो है यहां पर आम आदमी पार्टी को रोकिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी पंजाब में अमरिंदर सिंह के खिलाफ उन जगहों पर अजय आप मानते हैं जहां डेरा सच्चा सौदा का इन्फ्लुएंस रहा होगा, क्या उसका जब भी जो जरूरत पड़ी मदद करी, उसका असर भी इन फिगर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, डेरा सच्चा सौदा का कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि पंजाब में सिर्फ भटिंडा सीट है जिस पर डेरा सच्चा सौदा का असर होता है। उसके अलावा बाकी असर उसका हरियाणा में होता है। हरियाणा की सिरसा सीट पे सबसे ज्यादा और भटिंडा पंजाब की सीट पे होता है। इसके अलावा अन्य सीटों पे बड़ा छोटा छोटा सा होता है, इसलिए कोई इतना बड़ा असर नहीं छोड़ते हैं कि जिसे कहा जाए कि डेरे का कोई बहुत बड़ा असर है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा हम रुख जरूर करेंगे आपका, लेकिन इस बीच दर्शकों को हम कुछ और आंकड़े दिखा देते हैं। नेता ऐप और न्यूज़एक्स के कुछ और आंकड़े हैं, वो भी इस वक्त दर्शकों को दिखाना जरूरी हो जाता है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं, किसके खाते में कितनी सीट जा रही है जी। और ये रहे आपके सामने वो आंकड़े। नेता एप्लीकेशन के साथ जो हमने एग्जिट पोल के प्रोजेक्शंस देखे हैं, एनडीए को इसमें सबसे कम मिल रहा है, जो 3 हमने देखे 242 मिल रहा है एनडीए को इसमें। और ये एक बड़ा सवाल है कि क्या जो लोग डिजिटली जुड़े किसी एक सर्वे में और रेस्पोंडेंट्स की हैसियत से उन्होंने अपनी राय जाहिर की, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जो कि कहा जा रहा है कि उन्होंने तो सेल फोन प्रमुख तक बना दिया था, और वो 32 करोड़ वोटर्स, कुल 90 करोड़ वोटर्स हैं, उनमें से 32 करोड़ वोटर्स जो इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट, और उनमें से भी 25 करोड़ के आसपास वो जो इस तरह का फोन इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए डिजिटली अपनी राय एक्सप्रेस की जा सकती है, क्या उन लोगों ने अपनी राय को एक्सप्रेस करते हुए ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस, एनडीए का परफॉर्मेंस पहले से कमजोर होगा? निमिष, नहीं, देखिए एक बात तो पहले से इंडिया शाइनिंग के और उसमें जब अंतर की बात होती थी तब भी ये बात हो रही थी कि नरेंद्र मोदी ने पूरा फोकस अपना 18 से 35 के वोटर्स जो थे उन पर केंद्रित किया था। आप मुद्दों को देखिए, सारे मुद्दे उसी तरह किए गए।
और यदि वो ये कह रहे हैं, यदि ये नेता का तो इसमें क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो प्लैंक है वो चला है? बिल्कुल, यदि ये आंकड़े हैं तो उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो वोटर जो है वो इस क्या सरकार से यूथ टूटा जो है वो ज्यादा कनेक्टेड इस समय सुधीर महसूस कर रहा है राहुल गांधी से बनिस्बत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? देखिए, अभी भी मोदी इसमें ऊपर ही है, लेकिन एक बात जरूर है कि शहरों में एक नाराजगी है। जो शहरों में जिनके हाथ में मोबाइल है और जो लोग मैसेजेस भेज सकते हैं, वहां जीएसटी को लेकर प्रॉब्लम है, व्यापारी बहुत परेशान है, और यूथ को भी रोजगार में उतना कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि उसको रोजगार मिला हो। ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा तब भी कि गांवों में योजनाएं पहुंची हैं, उज्ज्वला पहुंची है, गैस सिलेंडर पहुंचा है और बिजली पहुंची है, आवास पहुंचे हैं, लेकिन शहर की जो मिडिल क्लास है उसे कुछ खास मिला नहीं है। तो ये जो एस्पिरेशंस है, जिसमें कहीं पे ये भी बीच में डिस्कोर्स चला कि क्या वो लोग जो पकौड़े तल रहे हैं, पान की दुकान जिन्होंने खोल ली, उसको भी एम्प्लॉयमेंट समझा जाएगा क्या? उधर दूसरी तरफ से ये डिस्कोर्स आया कि नहीं, जो वाकई नौकरी है, जो वाकई एम्प्लॉयमेंट है, उसको ही हम एम्प्लॉयमेंट मानेंगे और लोगों को रोजगार देंगे। क्या ये चला है कुछ हद तक? देखिए, चला तो है, लेकिन इसके बावजूद आप पाएंगे यंगस्टर्स में मोदी को लेकर ज्यादा आकर्षण था, बजाय उनके जो थोड़ा प्रौढ़ हो चुके हैं, क्योंकि वो नोटबंदी और आप कह रहे हैं था? हाँ, यंगस्टर में दिखा है। नहीं, यंगस्टर का मतलब था या कायम है? दिखा है। जब हम लोग गए, जैसे मैं जहां गया वो हमने यंगस्टर्स में पाया कि वो मोदी पर ज्यादा आकर्षण है। लेकिन जो उम्रदराज लोग थे, यानी जिनको आप थोड़ा कह सकते हैं कि नौकरी से हटा दिए गए या छटनी हो गई या नौकरी नहीं पा रहे, उन लोगों में जरूर मोदी की प्रति फ्रस्ट्रेशन था। उसके अलावा वो लोग भी मिले जो मोदी की नोटबंदी और जीएसटी से नाखुश थे। लेकिन यंगस्टर जो 18 से 35 वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि वो इतना साइजेबल चंक नहीं है कि उसकी नाराजगी का पोल में कोई खास खमियाजा उठाना पड़े इस नोट पर। शालिनी, एक ब्रेक। बिल्कुल, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द हम हाजिर होंगे। अब देखते रहिए इंडिया न्यूज।